तो गाइस ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस सेशन में। ठीक है, इस सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे सेशंस अच्छे लगेंगे। एंड एक बार सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्वेश्चन ये है कि 2001 और 2011 के दौरान महिलाओं के लिए साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो ये पूछा गया है कि साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो 50% की, 33.4% की, 49.10 या 32.9। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। सो विच इज द करेक्ट आंसर गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जल्दी से आंसर करेंगे कि कितना परसेंट की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये जो वृद्धि थी वो थी 49.10%। ठीक है, तो 49.10% वृद्धि हुई थी। ठीक है, देखिए एक मिनट लास्ट। ओके, 2000 मतलब अगर हम देखें 2001 के बाद जो जनगणना कितने सालों के बाद होती है? जनगणना 10 ईयर्स के बाद होती है, याद रखिएगा। 10 ईयर्स के बाद हमेशा जनगणना होती है। तो जनगणना में जो वृद्धि का दर था वो 49.10% था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इतनी जनगणना हुई थी 49.10%। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सी इज डेफिनेटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। What is the percentage growth in literacy during 2011 to 2001 for males? बोला गया है कि 2001 से 11 के दौरान पुरुषों के लिए साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? पुरुषों के लिए तो साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वो आपसे पूछा गया है। मतलब 12.1%, 11.1% या 31.98% या 22.03%। तो कितने परसेंट हुई थी वृद्धि, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। What is the percentage growth in literacy during 2001 to 2011 for males? ठीक है, तो कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई थी? तो ये हुई थी 31.98%। ठीक है, तो 31.98% जो मतलब मेल फीमेल का। देखिए जब जनगणना आती है तो कंपेयर करा जाता है ना कि कौन से ईयर में कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है। तो इसका जो परसेंटेज ग्रोथ था 2001 से 2011 का जो परसेंटेज ग्रोथ था साक्षरता के लिए महिलाओं का जो था वो कितना था? महिलाओं का 49.10% और पुरुषों का था 31.98%। अगर यहाँ देख रहे हो तो महिलाओं ने ज़्यादा ग्रोथ किया साक्षरता के लिए एज कम्पेयर टू पुरुष। जी ऐसा नहीं है, हमारे देश में फीमेल एजुकेशन आज भी मतलब है, ऐसा नहीं कहूँगी फीमेल एजुकेशन नहीं है, पर लेकिन मेल एजुकेशन तो पहले से ही थी, फीमेल एजुकेशन अभी हुई है। इसीलिए अगर इसका ग्रोथ रेट होगा तो वो हाई होगा एज कम्पेयर टू मेल से ज़्यादा हाई इसलिए होगा क्योंकि ये ग्रोथ से अब काम करेगा, क्योंकि पहले फीमेल्स एजुकेशन में नहीं थी, अब थी। तो अब ये तेजी के साथ ग्रोथ करेगा एज कम्पेयर टू मतलब मेल्स। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो यहां तक हमारा हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लिटरेसी रेट हैज गोन अप फ्रॉम 64.83% इन 2001 टू विच परसेंट इन 2011 शोइंग एन इंक्रीज। साक्षरता दर बोला गया है, साक्षरता दर 2001 में 64.83% से भरकर 2011 में कितने प्रतिशत हो गई थी, जो वृद्धि को दर्शाती है। साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई थी ये बोला गया है। ठीक है, तो चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी लोगों को जल्दी जल्दी आंसर देना है। और किसको क्या करेक्ट आंसर होगा तो जल्दी से आंसर करेंगे। 74.04%, 68.1%, 65.02% या फिर 72.2%। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। तो ये जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि विच इज द ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ रेट था 74.04%। तो 74.0% दैट इज करेक्ट आंसर गाइस। 74.04% जो ग्रोथ हुई थी साक्षरता के लिए, यानी कि उसमें क्या नाम है, साक्षरता में। कब से कब तक?
2011 से 2001 से लेकर 2011 तक की ये ग्रोथ रेट थी। ठीक है, तो 2001 से 2011 के बीच इतना ग्रोथ रेट पाया गया था, इतना ग्रोथ रेट हुआ था, दैट इज 74.04%। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट कितना था? पहला ऑप्शन नंबर 1 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके गाइज, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला आंसर इसका सही है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एज पर द फाइंडिंग ऑफ तेंदुलकर कमेटी। बहुत ही क्लीन अप क्वेश्चन है ये। एज पर द फाइंडिंग ऑफ तेंदुलकर कमेटी ऑन पोवर्टी, इंडियाज पोवर्टी रेट इज एस्टिमेटेड एट विच ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे बोला गया है गरीबी पर तेंदुलकर समिति के निष्कर्षों के अनुसार भारत की गरीबी दर कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत अनुमानित करी गई थी। यानी कि देखिए, तेंदुलकर कमेटी जो थी ना, तेंदुलकर कमेटी के लिए बनाई गई है। गरीबी का मतलब वो करती है कि भैया कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड है तेंदुलकर कमेटी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोवर्टी से संबंधित कमेटी बताइए, तो आप इसका तेंदुलकर कमेटी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि पोवर्टी से संबंधित जो कमेटी है ये तेंदुलकर कमेटी है। ठीक है, तो यहाँ पे है 19.10%, 37.2%, 22.1% या नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या सी या डी? सो विच इज द करेक्ट आंसर गाइस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.2%। 37.2% जो है ये वृद्धि दर अनुमानित करी गई थी अंडर द सचिन तेंदुलकर समिति, सचिन तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37.2%। ये भी कई बार सचिन नहीं, सॉरी, सुरेश तेंदुलकर। बार बार मेरे मुंह से अगर सचिन निकल रहा हो तो भैया हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे। सचिन नहीं, सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने ये निर्धारित किया था कि भारत के अंदर, ठीक है, पोवर्टी की दर, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई ही पोवर्टी के लिए गई थी। ठीक है, तो ये कमेटी किसके लिए बनाई गई? पोवर्टी के लिए। अगला क्वेश्चन, एट द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट, भारत में रोजगार दर का अनुमान क्या है? मतलब कितनी है भारत में रोजगारी की दर? ठीक है, तो अगर एट प्रेजेंट गाइस इसको कम कर देंगे, क्योंकि ये दर अब इतनी नहीं रही है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग रहा है, अब ये करंट में 6.50% है। तो इसीलिए क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अटपटा लग रहा था। आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन में, राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में जनसंख्या का, तो आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना, बैंगलोर। तो मुंबई, दिल्ली, पटना, बैंगलोर सबसे ज्यादा जो है इक्का मतलब 11,11297 जो है वो दिल्ली का है। तो हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो दिल्ली की है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द हाईएस्ट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी है, याद रखिएगा, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, इसके दिल्ली आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे गाइस जो पीछे छूट गए थे, जब ही इन्हें करा रही हूँ। विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा किसका है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है मिजोरम, असम, मणिपुर या नागालैंड। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा मतलब बताना है आपको किसका है लोएस्ट। तो वो है सबसे ज्यादा लोएस्ट है नागालैंड का, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम नागालैंड स्टेट का ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ अब थोड़े अलग क्वेश्चंस में बात करना मैं पसंद करूंगी, इनके बारे में बात करेंगे पर बाद में।
वट कैन बी सेड अबाउट द फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के बारे में क्या कहा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू यू राजकोषीय घाटा क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस बोरोइंग। इंटरेस्ट पेमेंट को हिंदी में ब्याज भुगतान कहा जाता है। पहला आता है ब्याज भुगतान, ठीक है, और दूसरा क्या आता है? बोरोइंग। बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? बोरोइंग्स हो गई जो भी मतलब भुगतान होते हैं, ठीक है, ब्याज भुगतान। तो हम कैसे निकालेंगे राजकोषीय घाटे को? तो आपको बताना है कि इनमें से राजकोषीय घाटे को निकालने का बेहतर तरीका बेसिकली क्या हो सकता है, ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट में मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं, बोरोइंग को कहते हैं, या बोरोइंग में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, या इंटरेस्ट पेमेंट्स में से माइनस कर देंगे बोरोइंग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोइंग। जो भी बोरोइंग्स होती हैं वही फिजिकल घाटे में आती हैं, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोइंग्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन बोल रहा है according to census 2011 the population of India has increased from 17.71% in 2001 to 2011। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था ये कौन से स्टेट का ऐसा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा गया है, तो आपके ऑप्शन है केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश या केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। 2011 की जनगणना यहाँ पे चलिए गाइस, तो अकॉर्डिंग टू सम टेक्निकल इशू गाइस, थोड़ा सा वीडियो में इशू था, इसको मैं सही कर लेती हूँ, देन उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरला, ठीक है, तो केरला इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में जाएंगे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस कि हमारे अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान की जो पीरियड था वो आपको बताना है कि सेकंड 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था। 1957 से 62, 1958 से 63, 1955 से 60, 1956 से 61। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच इज द करेक्ट आंसर गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है। तो पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो करेक्ट आंसर है वो 1956 से 1961 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1956 से 1961 तक चली थी ये पीसी, इसके बारे में मैंने लिखा भी है कुछ, देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिकीकरण विकास पर था, औद्योगिक विकास पर इसका मुख्य ध्यान था। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना करी थी। यह योजना 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रही, इसने 4.27 की वृद्धि हासिल करी। यानी कि ये जो 5 ईयर प्लान था ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि इसका जो मतलब एडेप्ट किया गया था वो मतलब
5 रखा गया था कि भैया इसकी जो ग्रोथ रेट आएगी वो 4.5 इसकी लक्षित ग्रोथ रेट थी, पर एक्चुअली रिसीव कितनी हुई थी 4.27%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना केंद्रीय योजना में से एक है। एक योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा तैयार और वित्त पोषित की गई थी। इन्हें 1951 में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में 1951 से 56 तक शामिल हैं, पहली पंचवर्षीय योजना। इसके बाद याद रखिएगा 1966 से 69, 1978 से 80 और 1981 से 1966 से 1969, 1978 से 1980, 1991 से 1992 के दौरान पंचवर्षीय योजना में 3 विराम थे। मतलब ये 3 टाइम ऐसा हुआ कि भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं को मतलब नहीं बनाया गया, उस समय पे रोक दिया गया। द पीरियड इज द 1966 से 1969, और दूसरा था 1978 से लेकर 1980, और तीसरा था 1991 से 1992। तो ये जो कुछ पीरियड्स थे इसमें पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। देखिए, पहले वाले में इंडो चाइना का वॉर था, दूसरे वाले में राष्ट्रपति आपातकाल लगा था, और तीसरे वाले में इकोनॉमिक यानी कि मतलब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से संकट था देश में। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। तो पहला युद्ध की वजह से थे। ठीक है, युद्ध यानी कि इंडो चाइना। दूसरा वाला 19 ये थे पॉलिटिकल मतलब अनस्टेबलाइजमेंट की वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ था। पॉलिटिकल फैक्टर थे। 1991 से इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस थे। याद रखिएगा क्या थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे। एक्चुअली 1966 के दौरान इंडो चाइना का वॉर की सिचुएशन देश के अंदर बनी हुई थी, यानी कि इंडिया और चाइना का वॉर। ठीक है, और पर लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो 1978 से 80 की बात करते हैं, तो इस दौरान रूलिंग प्लान की वजह से ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये रूलिंग प्लान की वजह से नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसका मेन रीजन था रूलिंग प्लान। ठीक, इसके बाद रूलिंग प्लान क्यों हुआ था? रूलिंग प्लान क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा हुआ था, उसके बाद मुरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी, और मुरारजी देसाई गवर्नमेंट ने क्या किया, मुरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी तो उसने नया प्लान बनाया 1978 से 83 पर, लेकिन 1980 में दोबारा से गवर्नमेंट बदल गई और उसने उनके प्लान को खारिज करते हुए 19 देखो हुआ क्या था, इसको जरा मैं समझाती हूँ डिटेल। 1976 के समय पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल को जो मतलब कारण माना जाता है वो इंदिरा गांधी का ही कारण माना जाता था, पहले भी और आज भी। ठीक है, तो 1978 में, ठीक है याद रखिएगा, 1978 में नई गवर्नमेंट बनी थी, किसकी? मुरारजी देसाई की। मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट बनी थी। तो मुरारजी देसाई जी ने ये डिसाइड किया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1980 में ही खत्म हो गई, 1978 में खत्म हो गई थी। उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 बनाई। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने? बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब होता क्या है कि भैया यहाँ से बीजेपी गवर्नमेंट फिर से हट गई। प्रॉब्लम ये थी कि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से हट गई और 1980 में जाके दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, यानी कि दोबारा से इंदिरा गांधी मैम की गवर्नमेंट बन गई 1980 में। तो 1980 में जब ये गवर्नमेंट बनी तो यहाँ पर याद रखिएगा उन्होंने 1983 तक का ये प्लान जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था, इन्होंने इसे खारिज कर दिया, और इन्होंने कहा कि अगला जो प्लान बनेगा वो 1980 से 1985 बनेगा, ना कि 1978 से 1983। तो ये इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना मानी। फिर बचे थे ये 2 साल जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट रही थी, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट वाले ईयर को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उस ईयर को घोषित कर दिया क्या? रूलिंग प्लान। तो इसीलिए इसे रूलिंग प्लान कहा जाता है। 1991 से 1992 देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थे। 1 अरब अमेरिकी डॉलर ही बस विदेशी मुद्रा के रूप में भारत के पास बचा हुआ था, और उस समय मनमोहन सिंह जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को एक तरह से दिवालिया होने से बचा लिया था। हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से बच्चों ये लगा लो दिवालिया हो जाती है उस समय पे, तो वो मनमोहन सिंह जी ने दिवालिया होने से हमारी इस अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बचा लिया था। ठीक है, तो ये वाला 1991 से 1992 की जब मैं बात करती हूँ, सो 1991 से 1992 की जब मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1991 से 1992 के समय पे बहुत ज़्यादा देश में आर्थिक संकट था। इसीलिए देश में एक नई पॉलिसी मतलब बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता है? नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। तो भारत में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी। ठीक है, क्या बनाई गई थी? नई आर्थिक नीति।
तो भारत में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य था देश की जो अर्थव्यवस्था है जो कि अभी बिगड़ गई है, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना। तो नई आर्थिक नीति में 3 चीजें बनाई गई, एलपीजी और एलपीजी लिबरलाइजेशन, यानी कि एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। एल का मतलब उदारीकरण, पी का मतलब निजीकरण और जी का मतलब वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये पॉलिसी बेसिकली बनाई गई। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो इकोनॉमी हमारी पटरी से उतर गई है उसे पटरी पे कैसे भी चढ़ाना है। ठीक है, तो इसीलिए ये 3 बार विराम लगे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। तो इस पीरियड को याद कर लें बच्चे, इंपॉर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी और यह मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना था। और इसका उद्देश्य जो था सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना था। पर लेकिन ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन या फिर अदर गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि इसे स्टार्ट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने किया था, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट में, बाद में बीजेपी गवर्नमेंट बन गई। तो यूं कह सकते हैं कि ड्यू टू गवर्नमेंट और द ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन ये प्लानिंग सबसे ज़्यादा फेलियर प्लान था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा फेलियर प्लान कोई भी नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह जी परफेक्ट थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए उनसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन वगैरह वगैरह की वजह से पूरी खराब हो गई थी। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेट फेलियर प्लान, 12वां पंचवर्षीय योजना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसी के दौरान 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की भी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से लिख के बताइए। आप सभी ये लिख के बताएं कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। सो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म होती है किसकी, नीति की फुल फॉर्म बेसिकली होती है। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि नीति आयोग में इसे बदल दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शीघ्र आर्थिक समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है। और इसकी विकास वृद्धि दर 8% थी, क्योंकि हमने 7.5% की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर ली थी और इसमें हमने 8% का अनुमान लगाया था। पर लेकिन ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा धक्का लगा और वो 3 या 4 पे जाके पहुंच गई, जो कि शायद शुरुआत में थी। ठीक है, जब पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करी गई थी तो जब वो विकास दर रखी गई थी, पर लेकिन वो इतनी तेजी से उस पर धक्का लगा ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन कि वो तुरंत ही नीचे पहुंच गई। इज इट क्लियर गाइस, सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो प्लीज बताएं यस मैम क्लियर हो गया है। ओके गाइस, तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पर आप सभी को ये सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, तो इसको बहुत तेज धक्का लगा था और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खिसक गई थी इसी चक्कर में। ठीक है, तो चलिए, हमारा बोर्ड ही रुक गया है, नहीं रुका, चलो। ओके गाइस, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चंस में बात करेंगे। तो हमारे कुछ, चलो अगला क्वेश्चन आता है, द बोरोइंग अंडर द गवर्नमेंट बजट कंसिस्ट, सरकारी बजट के तहत उधार का गठन किसमें होता है? उधार को हम किसमें बेसिकली रखते हैं? अंडर द गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन है ये, रेवेन्यू डेफिसिट में, प्राइमरी डेफिसिट में, पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट में, दूसरा प्राइमरी डेफिसिट में, तीसरा टैक्स डेफिसिट में एंड फिस्कल डेफिसिट में। तो किसमें सरकारी बजट के उधार को इसमें से किसमें रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। सो विच इज द करेक्ट आंसर गाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिस्कल। रेवेन्यू डेफिसिट को राजस्व घाटा कहते हैं, एक मिनट, इसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। तो इसे हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। ये राजस्व घाटा है। दूसरा, ये तो पेन दिख नहीं रहा है ना, चलो ये राजस्व घाटा है। ये घाटा, इसे हिंदी में प्राथमिक घाटा। टैक्सेस को, कर
घाटा कहते हैं, क्या कहते हैं, कर घाटा कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट को क्या, फिस्कल डेफिसिट को राजकोषीय घाटा कहते हैं, क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। तो बच्चे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कहलाएगा। क्योंकि देखिए बोरोइंग्स के पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में बात करी थी, तो वो भी राजकोषीय घाटे में ही रखी गई हैं। सो वेल गाइज, यहाँ तक आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ आया या वट आप पूछ सकते हैं। सो वेल इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रही हूँ। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी? तो आपके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी, सातवीं, या इनमें से ये इसको करेक्ट काट देंगे, कुछ नहीं है। तो पहली, दूसरी, तीसरी या सातवीं? तो जवाहर पंचवर्षीय योजना कौन सी, मतलब जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ये जो थी ये 7th 5 ईयर प्लान के दौरान रखा गया था। द करेक्ट आंसर 7th 5 ईयर प्लान योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना को रखा गया। जैसे कि लिखा गया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू की गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर लागू किया गया था। यानी कि जब दो स्कीम्स को मर्ज किया गया, जब जाके एक स्कीम बनाई गई। तो कौन कौन सी स्कीम को मर्ज किया गया है जवाहर रोजगार योजना के लिए? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पहली ये योजना है, ठीक है। तो पहला था राष्ट्रीय रोजगार योजना, द फर्स्ट। दूसरा था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। इन दोनों स्कीम्स को जब मर्ज किया गया तो बनाई गई जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सी स्कीम्स को मर्ज किया गया है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इन दोनों को जब मर्ज किया गया है तो एक स्कीम बनी है, दैट इज द जवाहर रोजगार योजना। अगला आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 1985 से 1992 ने लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उद्योगों के विकास पर जोर दिया था। यानी कि जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, इन पे जोर दिया था। इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। 7वीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित किया था। यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस को, सॉरी सोशल जस्टिस को, न्याय को सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। हर व्यक्ति के साथ, किसी के साथ हम रंग, रूप, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, दैट इज सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को एक मिनिमम वेज, जितना वो मतलब जितना वेज उसके मतलब हक का है, उसको एटलीस्ट उतना वेज मिलना चाहिए, दैट इज द इकोनॉमिक जस्टिस। अगर मैं बात करती हूँ, सोशल जस्टिस हो गई, इकोनॉमिक जस्टिस हो गई। कई बार पता है इंडिया में क्या होता है, इंडिया के अंदर जेंडर बाइसनेस इतनी है कि लोग, मतलब घर में बेटी पैदा ना हो ये तो मनोकामना आज भी बहुत सारी फैमिलियों में होती है, पर साथ ही साथ ये भी बाइसनेस है कि जब वो इकोनॉमिकली आती हैं, यानी कि जब काम के सेक्टर में आगे आती हैं, तो वहां पर भी उनके साथ ये भेदभाव हो सकता है कि भैया लड़कों को अलग भेज दिया जाता है कंपेयर टू मेल, और फीमेल को अलग भेज दिया जाता है। तो ये भी एक मतलब इनजस्टिस होती है फीमेल्स के साथ में। ओके गाइस, सो कि आज की डेट में हर एक विमेन को, हर एक औरत को, हर एक आदमी को, हर एक इंसान को राजनीतिक अधिकार है। वो भारत की सबसे निम्न पोस्ट से लेकर उच्चतम पोस्ट तक जा सकता है, और सबसे हाईएस्ट पोस्ट राष्ट्रपति की होती है। और भारत में राष्ट्रपति को भी अगर बनाया जाता है तो वंशानुगत नहीं बनाया जाता। इज इट क्लियर? तो ये आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है? बताइए, यानी कि देखिए गरीबी को दूर करना ये इसका एकमात्र उद्देश्य रहा था। ये इंदिरा गांधी मैडम के समय का ही पीरियड था। समावेशी विकास डन हुई थी 2007 से लेकर 2011 तक। तो वेल गाइज, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया या वट एवर। ओके, तो चलिए। ओके, अगला। नो, हेलो 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 हेलो, ठीक है। ओके गाइज, तो चलिए। ओके फाइन, तो ये जल्दी से आंसर करेंगे। तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दिस टर्म इज कॉल्ड द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कुछ फील्ड्स भी होती हैं जो कि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाई हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पर इस क्लास में नहीं बताई कि इसकी लिमिट्स वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके लिमिट्स वगैरह क्या होते हैं, तो वो गाइस वो मैं अगली क्लास में आपको लिमिट्स भी बता दूंगी कि किसकी क्या लिमिट होती है। सो वेल, इतना आपको समझ आ ही गया होगा गाइस।